गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट रीड आउट कर चुके हैं। आज जो हमारा वर्क है वो हमारे नोट्स में से जो बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम इसमें करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पता ही है नोट्स में आपके क्या दिया होता है, कुछ वोकैब्स दी जाती हैं जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग या वर्ड ट्रांसलेशन होते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, जैसे ट्रांसलेशन नहीं है, तो ये आप खुद एक बार रीड आउट कर सकते हैं ताकि किसी कोई वर्ड में आपको दिक्कत लगे तो उसको समझने में आपको आसानी हो जाए। आगे हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। देखो जो मेरे पास नोट्स हैं वो थोड़े से फैड हो चुके हैं क्योंकि पुराने नोट्स हैं, तो आप अपने नोट्स ओपन करके साथ में वो रखें ताकि आपको उसमें से देखने में आसानी हो जाए। इसमें कुछ वर्ड्स दिखाई नहीं देंगे लेकिन मैं थोड़ा सा उनको बोल तो दूंगा, तो आप प्रॉब्लम मत महसूस कर। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। आपके नोट्स में इसमें 4 तरीके दिए गए हैं। पहला तो जो अभी हमने रीड किया, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर जिसका आंसर यही होता है। दूसरा, इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 3 तरीक़ों को उल्लेख कीजिए। मतलब सत्ता की जो साझेदारी है उसके तरीके बताने हैं, उसके रूप बताने हैं। दूसरे में रूपों का वर्णन दे दिया, और तीसरे के अंदर क्या दे दिया कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दीजिए। तो इन तीन चार तरीक़ों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर हमारा एक ही रहेगा। इसमें हमें वो 4 पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे उसमें से सिर्फ वो 3 पॉइंट्स बताने हैं। वो 3-4 पॉइंट जो हमने पढ़े थे सत्ता के जो रूप थे वहाँ पर 3 जो थे वो हमें बताने हैं। तो देखिए क्या रहेगा इसका आंसर, उसके लिए रहेगा वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी का कोई एक ही तरीका नहीं है। कि जो तरीके हैं अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर देखे जाए तो एक तरीका नहीं है। सत्ता की साझेदारी के सभी प्रकार एक दूसरे से अपनी संरचना, उद्देश्य, परिणाम आदि के आधार पर अलग अलग होते हैं। इनमें से कुछ तरीके इस प्रकार हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तैयार करो कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जो साझेदारी होती है, सत्ता की साझेदारी, उसका कोई एक तरीका नहीं है। अलग अलग संरचना, उद्देश्य, परिणाम आदि के आधार पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं साझेदारी के। इनमें से कुछ तरीके इस प्रकार हैं। अब जो ये तीनों तरीके हैं ना, इसकी एक हेडिंग बनाओ, छोटा सा पॉइंट बनाओ। जैसे इसमें तो नोट्स में तो नहीं है लेकिन आप इसकी शुरुआत, अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, अंगों में सत्ता का बंटवारा। इसमें ये लिखो अंगों में सत्ता का बंटवारा, ठीक है, या फिर सरकार के अंगों का बंटवारा, ये लिख सकते हो, सरकार का अंगों में बंटवारा। या क्या पॉइंट बनाओगे, अंगों में सत्ता का बंटवारा या फिर सरकार के अंगों का बंटवारा। इस तरीके से आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट बनाकर पहले वो पॉइंट लिखो, फिर उसकी डिटेल रखो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ये क्वेश्चन मेमोराइज करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आप पॉइंट याद करते हो, बाद में डिटेल, कई बार डिटेल जो है अच्छे से याद होती है। अगर आप उसको पॉइंट के हिसाब से पॉइंट लिख दो ना, फिर उसकी डिटेल लिखो, बहुत अच्छा आंसर अटैम्प्ट होगा और आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो तो होगा ही अच्छा, और वैसे भी आपका आंसर बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अंगों में सत्ता का बंटवारा, इसको अब कैसे लिखोगे, इसकी डिटेल जो आपके नोट्स में दी गई है वहाँ से आप डिटेल याद कर लो कि सरकार के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है तथा ये अंग हैं। ये अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम यो बुक में पढ़ के आए थे सारी चीज़ें कि सत्ता जो है, सरकार जो उसके अंगों में बांट दिया जाता है। 3 अंग हैं यहाँ पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका देश के लिए कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है, देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों का प्रयोग करके उचित और अनुचित का निर्णय लेती है। इस तरह सत्ता को सरकार के अलग अलग अंगों में बांटा गया है।
ताकि कोई भी अंग दूसरे अंग पर अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें यही कहना चाहता है कि सरकार जो है अंगों के हिसाब से 3 अंगों में विभाजित की गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका होती है, देखो कानून बनाने का काम किसका हो गया, विधायिका का हो गया। कार्यपालिका क्या करेगी, कार्य मतलब काम करेगी उस कानून के ऊपर, मतलब उसको लागू करने का काम करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, वो ये देखेगी कि कानून उचित या अनुचित रूप से उसके अंदर जो कानूनों का प्रयोग करके उसमें अनुचित या अनुचित का निर्णय लेगी। ठीक है, इस तरह सत्ता का सरकार के अलग अलग अंगों में बांटा गया है, ताकि कोई भी अंग दूसरे अंगों पर अपनी शक्तियाँ का प्रयोग ना कर सके। उसके बाद इसमें उदाहरण की बात कही गई है, तो आप एक छोटा सा उदाहरण भी दोगे। उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण के लिए हमारे देश में सत्ता को सरकार, अधिकारी तंत्र तथा न्यायालयों में संविधान द्वारा विभाजित किया गया। तो हमारे देश में भी तो यही है, हमारे देश में भी जो सत्ता है, जो सरकार है, वो मतलब जो सत्ता है ना, वो 3 भागों में, 3 अंगों में बटी हुई है। पहला है सरकार, दूसरा अधिकारी तंत्र और तीसरा न्यायालय, जिसको आप सरकार मीन्स जो हमारी विधायिका होगी, अधिकारी अंग मतलब जो कार्यपालिका होगी, और जो न्यायालय है वो क्या है, वो हमारा न्यायपालिका होगी। तो इसी तरीके से हमारा उदाहरण के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमारा देश इन्हीं अंगों में विभाजित है। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे, दूसरा पॉइंट जो बनेगा सरकार सत्ता को स्तरों में विभाजित करना, या सत्ता का स्तरों में विभाजन, सत्ता का स्तरों में विभाजन। स्तर मीन्स लेवल, चरण लिख सकते हो आप, लेकिन चरण की बजाय यहाँ पर स्तर लिखोगे तो अलग अच्छा रहेगा। 3 मतलब जो स्तर बताए गए हैं इसके अंदर, वो इसमें हम देखते हैं कितने स्तर बताए गए हैं इसमें। फिर आप इसकी डिटेल इस प्रकार लिखोगे, सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसका अर्थ है कि संघीय प्रकार की सरकार में एक केंद्रीय सरकार होती है, मतलब जो संघीय सरकार होती है ना, जहाँ संघ का काम होता है, मतलब संघ के हिसाब से काम होता है। संघीय सरकार जो होती है, ये वो वाला संघ नहीं जो RSS वगैरह जो चलाते हैं, वो संघ की बात यहाँ नहीं हो रही, ये एक सरकार की बात हो रही है, एक देश की बात हो रही है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि वो वाला संघ यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे RSS क्या है। ठीक है, ये इससे अलग है। तो संघीय प्रकार की सरकार में एक केंद्रीय सरकार होती है, जिसके पास संपूर्ण देश में निर्णय लागू करने का अधिकार होता है। तो देखो जो यहाँ पर सत्ता का बंटवारा किया गया वो स्तरों में किया गया। एक तो केंद्र सरकार का स्तर होता है, आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो कि स्तर के अनुसार सरकार को एक तो केंद्र सरकार के स्तर में विभाजित किया जाता है, जो पूरे देश के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। मतलब सारे नियम कानून जो हैं वो पूरे देश के ऊपर लागू करने में किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का। उसके बाद आता है राज्य सरकार, उसके बाद आएगा राज्य सरकार। ठीक है, फिर राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में नियम कानूनों को बनाकर चलती है। वो केंद्र सरकार से नीचे का वर्ग होता है। अब एक बार नोट्स में से देख लो भाई, सीधा सा जहाँ तक हो गया था। सत्ता को सरकार के अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसका अर्थ है संघीय प्रकार की सरकार में एक केंद्रीय सरकार होती है, जिसके पास संपूर्ण देश में निर्णय करने का अधिकार होता है, तथा देश में कई राज्य सरकारें होती हैं जो कि अलग अलग राज्यों में काम करती हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया, उसे सत्ता का बंटवारा कहा जाता है। तो सत्ता का बंटवारा इस तरह से हो जाता है। ठीक है, एक तो केंद्र सरकार में और एक राज्य सरकार में। तो ये हो गया बंटवारा, इसे सत्ता का संघीय बंटवारा कहा जाता है। इस प्रकार यह नियम सरकार के निचले स्तरों पर भी लागू होता है, जो कि राज्य सरकार से भी नीचे होते हैं। इससे सत्ता का आध्यात्मिक बंटवारा भी कहा जाता है। तो मतलब देखो ये हो गया बंटवारा। तो फिर से बता देता हूँ कैसे हेडिंग बनेगी इसकी। इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा स्तरों में बंटवारा, सत्ता का स्तरों में बंटवारा। तो उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि जो सत्ता है सरकार, संघीय प्रकार की जो सरकार है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित किया जाता है।
केंद्र सरकार के पास पूरे देश में नियंत्रण करने का अधिकार होता है। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में अपनी सत्ता, अपने सरकार का नियंत्रण रखती है, अपने कामों पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर राज्य सरकार के अंदर भी बंटवारा किया जाता है। बस ये लिखोगे आप इसके अंदर, और उसके बाद फिर उदाहरण में क्या दोगे, इसमें भी जो उदाहरण दोगे वो हमारे ही देश का दोगे कि हमारे देश भारत में भी संविधान ने शक्तियों को केंद्र तथा राज्य सरकारों में विभाजित किया हुआ है। उसके बाद आगे तीसरा जो पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट आएगा, वो आएगा सत्ता की साझेदारी के तीसरे प्रकार में सत्ता को सामुदायिक देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सत्ता का सामाजिक समूहों में बंटवारा। फिर से बता रहा हूँ, सत्ता का सामाजिक समूहों में बंटवारा। वो सामाजिक समूह कैसे हो सकते हैं वो हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी डिटेल ये नोट से यूँ की यूँ रहेगी। सत्ता की साझेदारी के तीसरे प्रकार में सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि भाषाई समूह तथा धार्मिक समूह। सत्ता की साझेदारी के इस तरीके को कई देशों में प्रयोग किया जाता है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में समान भागीदारी दी जा सके। कई देशों में तो समाज के कमज़ोर तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। अब इसमें जो है, इसमें कोई उदाहरण नहीं दिया गया और ना इतना देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिया भी नहीं गया था। वैसे अब इसमें उदाहरण आप जो बेल्जियम का था वो दे सकते हो अगर चाहो तो। फिर से इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया कि सत्ता को देश के अलग अलग सामाजिक समूह में विभाजित किया जाता है, जैसे भाषाई समूह, धार्मिक समूह। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में अपनी भागीदारी को दिखाने का मौका मिले, अपनी हिस्सेदारी मिल सके। कोई भी कमज़ोर तबके का व्यक्ति ये ना महसूस करे कि वो उस देश में बेगाना है। तो इस तरह का आप इसमें लिख सकते हो। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। कहते हैं कि भारत के संदर्भ में आप सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण दीजिए, मतलब जो सत्ता की हिस्सेदारी है उसका कोई एक एग्जाम्पल देना है और उसका युक्तिपरक और नैतिक कारण भी बताइए। मतलब युक्तिपरक मतलब जो सोच समझ के किया गया है, ठीक है, और फिर नैतिक कारण भी बताना है कि ठीक कैसे है। तो पहला जो इसका आंसर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। भारत में 13वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी रही। जो देखो चुनाव होते हैं लोकसभा के अकॉर्डिंग, जो लोकसभा वाले चुनाव होते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को चुना जाता है, वो है इसके अंदर। तो इसमें कहता है कि भारत में 13वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी रही। 13वीं और 14वीं लोकसभा के गठन में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल न करने के कारण 13वीं लोकसभा में भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लोकसभा में लगभग 20 राजनीतिक दलों ने मिलकर एनडीए का मतलब क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। क्योंकि देखो किसी को बहुमत नहीं मिला था उस समय में, जब ये जो 13वीं 14वीं के जब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर बताया जाता है, उसके अंदर ये देखा गया कि किसी को बहुमत नहीं हासिल हुआ, कोई पार्टी अकेली सरकार नहीं बना सकती थी। तो कहते हैं कि लगभग 20 राजनीतिक दल थे जिन्होंने मिलकर क्या बनाया, फिर एक एनडीए बनाया और उसका गठबंधन करके सरकार बनाई। और इसी प्रकार 2009 में श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राजनीतिक दलों ने यूपीए का गठबंधन करके सरकार बनाई। यूपीए का मतलब पता मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इस तरह से सरकार बनाई जाती है गठबंधन करके कई बार। तो इनके अंदर देखो क्या युक्तिपरक कारण क्या है, देखो इन्होंने अलग अलग पार्टी होने के बावजूद भी एक साथ जुड़ के सरकार बनाई। तो इसके पीछे मतलब युक्तिपरक कारण क्या था, देश में विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल हैं, सभी दलों को राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्रों में पूरी सेवा का लाभ उठाया जाना चाहिए।
यदि कुछ दलों को राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से अलग रखा गया तो अलगाववादी आंदोलन खड़े हो जाएंगे। अब देखो सोच समझ के, अब देखो भी मान लो सबको बहुमत नहीं मिले तो उन सभी का गठबंधन करके सरकार बना दी गई, तो एक अच्छा काम किया। उससे क्या हुआ, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं लगेगा कि भाई हम इलेक्शन तो हमने भी लड़ा था, हमें वोट कम मिले, लेकिन सामने वाले को भी तो कम मिले थे, फिर भी हमें गठबंधन में नहीं लिया गया। तो इस वजह से तो किसी के अंदर मतलब किसी को ये ना लगे कि वो अलग है, उसको अलग न रखा जाए मुख्य धारा से, इसलिए वो किया जाता है। और इसी के अंदर आप ये एक बात कही है कि देश में विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल हैं, सभी दलों को राष्ट्रीय सेवा, अब भाई सबके अलग अलग विचार है, सभी का काम करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी के उन विचारों का प्रयोग करके लाभ उठाना चाहिए। नैतिक कारण क्या था, भारत में केंद्रीय सरकार में विभिन्न दलों की सत्ता की हिस्सेदारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण पुनः चुनाव कराना जनता पर एक बड़ा बोझ बनता है। अब देखो मान लो भी इलेक्शन हो गए, किसी को बहुमत नहीं मिला किसी भी पार्टी को, फिर दोबारा अगर इलेक्शन करवाते तो कितना बोझ बढ़ेगा। देखो उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, और वो पैसा कहाँ से आता है, लोगों से ही आता है, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ेगा और हमें और ज़्यादा पिसा जाएगा। तो इसीलिए उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, उन्हीं को अगर वो हिस्सेदारी करके अपना गठबंधन बना के सरकार बना ले तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे अब हरियाणा में है जेजेपी और जो हमारी ये बीजेपी है, इन दोनों का गठबंधन है, तो ये एक अच्छा ही तरीका इन्होंने ढूंढा, वरना क्या करते, दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते थे, लेकिन उससे बचा जा सकता है ये गठबंधन करके। तो ऐसे दूसरा इसमें कहता है राष्ट्रीय नेतृत्व का यह नैतिक दायित्व बन जाता है कि सत्ता की हिस्सेदारी के आधार पर सरकार का गठन करे। तो मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अगर आप देश का नेतृत्व करना चाहते हो तो आपको ऐसी हिस्सेदारी करके अपने अंदर जो नैतिक गुण हैं उनको भी दिखाना चाहिए। तो नैतिक कारण ये रहेंगे। नैतिक कारण मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या रहेगा नैतिक कारण में हम ये कहेंगे कि भारत में केंद्रीय सरकार में विभिन्न दलों की हिस्सेदारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण पुनः चुनाव करवाना जनता पर बोझ बढ़ सकता है, अब जनता को उससे बढ़ाया जा रहा है, ये एक नैतिक कार्य है, ठीक है। तो ये थे बेटा आज के आपके 2 क्वेश्चन आंसर, थोड़े लेंथी थे, इसी वजह से आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आंसर ही दिए जा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।